नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं टीएस न्यूज। बात करेंगे देश में पैर पसारने की कोशिश करते आईएसआईएस और देश में छिपे बैठे इनके मददगारों पर। हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जो यहां के बहुसंख्यकों को अपना दुश्मन मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता, दूसरे मत या धर्म से उन्हें नफरत है। उनका एक ही सपना है, हिंदुस्तान में हरियाली यानी गजवाए हिंद। ऐसे ही लोग कभी लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन की मदद करते हैं, कभी हिजबुल मुजाहिदीन की, तो कभी किसी और टेरर मॉड्यूल की। ये वही लोग हैं जो इजराइल की प्रतिक्रिया को अत्याचार बतलाते हैं और हमास की दरिंदगी को जायज़ ठहराते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें मुस्लिमों के विस्तारीकरण से तो खुशी होती है, लेकिन अन्य मजहब के लोग ऐसा करें तो फौरन विक्टिम कार्ड निकाल लिया जाता है, और ऐसे लोगों की भारत में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही लोग मजहब के नाम पर आतंकियों तक को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मिशन हरियाली को कामयाब जो बनाना है। इसी सिलसिले में हरियाली का ख्वाब देखने वाले कुछ लोग गिरफ्तार भी होते रहते हैं और सच्चाई बाहर आती है। इस बार भी वही हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आईएसआईएस समूह के एक और आतंकी वजीहुद्दीन अली खान को गिरफ्तार किया गया है। वजीहुद्दीन अली खान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। इसके साथ ही वह छात्रों को पढ़ाता भी है। एएमयू में बैठकर वह छात्रों को क्या पढ़ाता होगा, आप और हम भली भांति समझते हैं। अब आपको यह बतलाते हैं कि यूपी एटीएस वजीहुद्दीन तक कैसे पहुंची। यूपी एटीएस ने इस सप्ताह की शुरुआत में अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे। पुणे मॉड्यूल के 7 आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जब एटीएस अरसलान और तारिक से पूछताछ कर रही थी तो वजीहुद्दीन का नाम सामने आया था। एटीएस ने बताया कि वजीहुद्दीन लगातार आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था और वो आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। उस पर और अधिक मुस्लिमों को जिहाद के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने की जिम्मेदारी भी थी। जिम्मेदारी निभाते हुए उसने अरसलान और तारिक को आईएसआईएस में शामिल भी कराया था। और यूपी एटीएस का दावा है कि एएमयू में वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी था, जिसने दोनों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार किया था। वो आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। इसमें से अरसलान पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है और तारिक बीकॉम कर रहा है। बाकी अब इनकी खातिरदारी होगी तो हरियाली, हूर और हरम सब समझ में आएगा इन्हें। लेकिन इनके इरादे देखिए कितने खतरनाक हैं, और कौन है ये लोग? इसी मिट्टी में जन्मे लोग हैं ना ये, जिनका खून शामिल है। अब की बार कोई इस तरह की शायरी या गपशप हाके तो ये वीडियो दे मारिए उनके मुंह पर और पूछिए, बता ये लोग कौन हैं। अब आगे सुनिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई अलग अलग चार्जशीट ने देश के भीतर छिपे गद्दारों की पोल और उनकी मंशा एक बार फिर से जाहिर कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले दिनों आतंकी संगठन आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के खिलाफ जमा कराए गए आरोप पत्र में कहा है कि मॉड्यूल के सदस्य काफिरों की हत्या की योजना बना रहे थे। अब काफिर कौन है वो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। चार्जशीट के अनुसार आईएसआईएस के आतंकी भारतीय संविधान को हराम यानी गैर इस्लामी मानते हैं। चार्जशीट में यह भी है कि आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के सदस्यों में के जो संबंध है वो शर्जील इमाम से हैं, और शर्जील इमाम को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, वही झबड़े बाल वाला लौंडा जो 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक है, वही जो चिकन नेक काटने की बात कर रहा था, यानी देश के 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात कर रहा था सिलीगुड़ी। अभी वह जेल में बंद है। चार्जशीट में बताया गया कि इस आतंकी संगठन के सदस्य गैर मुस्लिमों पर हमले की योजना बना रहे थे। आईएसआईएस वाले, इनका लक्ष्य मुस्लिम नौजवानों को तालीम देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन आतंकियों ने मुस्लिमों के बीच यह धारणा बनाने की कोशिश की कि इस्लाम में लोकतंत्र हराम है और शरिया ही असली निज़ाम है और केवल आईएसआईएस ही शरिया का पालन करता है। इसके अलावा उन्होंने सभी मुस्लिमों से आईएसआईएस का समर्थन करने का आह्वान किया, या आईएस मॉड्यूल का जो भी आईएस है उनका, इस्लामिक स्टेट,
उसका समर्थन करने का आह्वान किया था। चार्जशीट में गवाहों के दर्ज बयानात के आधार पर कहा गया है कि ये व्हाट्सएप पर कट्टरपंथी ग्रुप से जोड़े गए थे, जिसमें मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बताकर उन्हें गैर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया जा रहा था। ऐसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स का खुलासा हुआ है जिसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। रैंडमली भी आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग किस तरह से घृणा फैलाते रहते हैं। खैर, इस संगठन से जुड़े आईएसआईएस के तमाम आतंकियों की धरपकड़ जारी है, जिसमें हाल ही में दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आतंकियों को पकड़ा गया है, जिसके बारे में अभी आपको हमने बतलाया भी। एनआईए ने जो पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल किया था उसमें कहा गया है कि आतंकवादी जुल्फिकार अली बड़ौदावाला और जुबैर शेख ने साल 2015 में युवाओं को कट्टरपंथी बनाना शुरू किया था। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आईएसआईएस के समर्थन में पोस्ट किए जाते थे। चार्जशीट से पता चलता है कि साल 2014 में शेख ने जुल्फिकार को यूनिटी इन मुस्लिम उम्मा और उम्मा न्यूज़ नाम के व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़ा था। इन ग्रुपों पर गैर मुस्लिमों को मारने के बारे में चर्चा होती थी, योजनाएं बनाई जाती थी। ग्रुप में आईएसआईएस के दूसरे आतंकवादी भी जुड़े थे और आईएसआईएस के आतंकवादी कहते थे कि हमें काफिरों को मारना है और इसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। आरोपी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में थे और इसके लिए आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आतंकवादी आईईडी बनाने के लिए जरूरी केमिकल मंगाने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो जाए। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने खतरनाक आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को कोड वर्ड दिया था। उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सिरका, एसीटोन के लिए गुलाब जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए शरबत जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल किया था। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का लिंक दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से भी है, उससे भी मिला है। पुणे मॉड्यूल से जुड़े शहनवाज और अरशद वारसी का शर्जिल इमाम से कनेक्शन सामने आ चुका है। 5 नवंबर को प्रस्तुत किए गए इस चार्जशीट में यह भी बतलाया गया है कि हमलों के लिए आतंकवादियों ने कई बार अलग अलग स्थानों की रेकी भी की थी और इसके लिए भारत और विदेशों से धन जमा किए गए थे। विदेशों से तो समझ सकते हैं, लेकिन सोचिए भारत में इनकी फंडिंग कौन लोग हैं जो कर रहे थे। ये तो हुई आईएसआईएस की बात। अब बात पीएफआई की। पीएफआई एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसे लेकर एनआईए की जांच अभी भी जारी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था। केरल में पीएफआई के खिलाफ दर्ज एक मामले में एएनआई ने 7 नवंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने आरोपी साहिर केवी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एनआईए के स्पेशल कोर्ट में दाखिल की। यह वही शाहिर है जो आरएसएस से जुड़े नेता श्रीनिवासन के कत्ल में शामिल था और जिसे इसी साल मई में गिरफ्तार किया गया था। 17 मार्च 2023 को एएनआई ने इस मामले में शामिल 59 आरोपियों के खिलाफ एक व्यापक आरोप पत्र दायर किया था, जिसके मुताबिक ये संगठन प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था, उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता था, फंड जुटाने और विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन पैदा करके उन लोगों को कमजोर कराने का काम करता था और पीएफआई उसके नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी। इसके लिए इन सब की जांच के लिए एएनआई ने सितंबर 2022 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी के अनुसार उक्त संगठन साल 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहा था। अब इस मामले में फरार चल रहे बाकी 10 आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए एएनआई की टीम पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। आपको याद होगा 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की थी। पीएफआई से जुड़े 100 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारियां 10 से ज़्यादा राज्यों में हुई थी। अभी आपने 2 आतंकी संगठनों जो दोनों इस्लामिक चरमपंथी संगठन हैं उनके बारे में जाना और इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, भारत में इस्लामिक शासन स्थापित कर देना। इनका साथ वही लोग दे रहे हैं जिन्हें आज़ादी के समय यहीं के लोगों ने रोका। सोचिए, आज़ादी के बाद यदि एक एक हिंदू अपने आसपास रहने वाले मुस्लिमों को पाकिस्तान तक खदेड़ गए होते तो क्या आज इस देश के लोगों को यह दिन देखना पड़ता।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना तो आईएसआईएस और ना ही पीएफआई के सदस्य दूसरे देशों से घुसपैठ करके यहां आए हैं। ये जितने भी गिरफ्तार हुए हैं सभी भारत में पैदा हुए भारतीय मुस्लिम हैं। इनके खिलाफ आपने किसी यूनिवर्सिटी में कोई मार्च निकलता नहीं देखा होगा। कोई बड़ा मुस्लिम नेता आगे आकर इनके खिलाफ बयान नहीं दे रहा होता। लेकिन इजराइल, फिलिस्तीन और हमास पर ज्ञान ले लीजिए इनसे। आप बताइए, नवंबर के पहले सप्ताह से ही चार्जशीट दायर होने शुरू हुए, लेकिन ना तो इस तरह की खबरें ट्रेंड हुई, ना इस पर चर्चा हुई। गूगल कर लीजिए, सारी रिपोर्ट और जानकारी पब्लिश हुई, लेकिन रवीश कुमार, अजीत अंजुम, कापड़ी, अरफा, वो रेडियो वाली महिला आरजे जो है, नए नवेले भीमटे, कन्वर्टेड चौहान और त्यागी जैसे मुस्लिम, पता नहीं और कितने वामी इस्लामी गिरोह के पत्रकार जो फफूंदी की तरह उगाए हैं। एक भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए इन सभी का, कहीं भी इन्होंने इस घटना का उल्लेख नहीं किया होगा। एनआईए की जो चार्जशीट है उसका उल्लेख नहीं किया होगा। इन कृत्यों में जो पकड़े गए हैं उनकी निंदा नहीं की होगी और एक भी बार इन लोगों ने सामने आकर के उनकी भर्त्सना नहीं की होगी। कुछ भी, एक शब्द भी नहीं बोला होगा, एक भी पोस्ट नहीं लिखा होगा। सोचिए, जो बाजार में बम बांध कर कूदने को तैयार हो गए थे सही समय पर पकड़ लिए गए, नहीं तो फिर लोगों की जानें जा सकती थी। बम फटाकर तुम शरिया लागू करोगे इस देश में? कांग्रेस के जमाने में फटाए थे ना, क्या नतीजा हुआ? ये सोचते हैं कहीं बम बांधकर कूद पड़ेंगे, 10-20 लोगों को मार देंगे और 150 करोड़ लोग डर के मारे शरिया लागू करवा देंगे। सच तो यह है कि तुम्हारी एक भी साजिश अब कामयाब होने नहीं पाएगी। तुम कुत्ते की मौत मरते रहोगे। तुम्हारे आका नए वालों को तैयार करेंगे, कहेंगे तुम हो जन्नत में हूरों के पास और तुम्हारे नाम पर अगला बैच तैयार होगा। फोटो पोस्टर दिखाए जाएंगे तुम्हारे और उन्हें भी तुम्हारी तरह कुत्ते की मौत मारी जाएगी। यह तब तक चलेगा जब तक मिशन हरियाली का सपना देखने वाला एक भी सूअर जिंदा रहेगा। यही तुम्हारी सच्चाई है। बाकी हमारे देश में तो कितने आक्रमणकारी आए और कितने आक्रमणकारी गए। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं इसी तरह मैं देश के भीतर और बाहर वाले दुश्मनों को एक्सपोज करता रहूं, उन पर वीडियो बनाता रहूं, वामपंथ के नाम पर देश से दुश्मनी कर रहे लोगों को आईना दिखाता रहूं, तो मेरी सहायता कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए। भारी संख्या में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहने के लिए आभार।